नमस्ते आप सभी को। वेलकम टू माय चैनल। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे उपन्यास पर बात करने वाले हैं जिसे पढ़कर लगता है कि मानो किसी ने आपको टाइम मशीन में बिठा के एकदम 7वीं सदी में, क्योंकि ये 7वीं सदी का विवरण बताता है ना, इसलिए ऐसा लगता है उस काल की क्या घटनाएं थी, क्या था उसका एक चित्रण, उसका इमेजिनेशन हमारे माइंड में एक फ्लैशबैक में हम पहुंच जाते हैं कि उस समय भारत कैसा था, क्या था। हम जो बात कर रहे हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, उसके सारांश के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हम उसी ज़माने में पहुंच गए हैं। यह द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की कालजयी उपन्यास है, जिसके बारे में हम बता रहे हैं। और होप यू आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा। मैं कोशिश करूँगी अपने हिसाब से समझाने का। यह साहित्यिक और सांस्कृतिक उपन्यास है। तो आज हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि द्विवेदी जी ने इतिहास के बिखरे हुए पन्नों को, जिसे बाणभट्ट की आत्मकथा कहते हैं, किस तरीके से उसको एक कहानी में ढाला। और आज भी उतनी ही प्रासंगिक और उतनी ही ऐतिहासिक कहानी है, और सबको मतलब एक थोड़ी सी कठिन लैंग्वेज है लेकिन सबको बहुत अच्छी लगती है। यह सवाल मतलब एक चर्चा का विषय है कि हजारे जी का क्या मकसद रहा था। उन्होंने इतनी टफ लैंग्वेज में उस कालीन हर्षकालीन जो सभ्यता था उसका चित्रण क्यों किया, क्योंकि इसमें कुछ किरदार जो रियल भी हैं और कुछ उन्होंने पात्र ऐसे रखे हैं जो थे भी नहीं। लेकिन हम अगर इसकी पूरी अनोखी शैली को और सबको अगर टटोलते हैं साहित्य के जरिए, इतिहास के पन्नों को अगर हम देखते हैं और कोशिश करते हैं इस सब चीज़ों को समझने की, तो हो सकता है हमें ये समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें पता है कि यह कहानी राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट के बारे में है, लेकिन इसमें तो कई ऐसे किरदार हैं जिनका इतिहास में कोई जिक्र ही नहीं है। जैसा कि मैंने अभी कहा था ना, कि कुछ किरदार ऐसे हैं जो थे ही नहीं इतिहास में, फिर उनका चित्रण क्यों है। तो उनका चित्रण लेकर ये कल्पना और इतिहास को इन्होंने, हजारी प्रसाद जी ने तथ्यों से इकट्ठा करके और उन्हें उपन्यास की रचना की, जिसमें कुछ ऐसे पात्र भी थे जो थे ही नहीं, लेकिन कुछ जो ऐतिहासिक पात्र थे जिनकी बहुत फेम थी और आगे चल के बहुत नाम हुआ, उन सब तथ्यों को इकट्ठा कर कर ये बनाया। क्योंकि अगर ऐसा नहीं बनाती ये उपन्यास तो ये केवल एक जीवनी रह जाती ना। ऐसा लगता कि हम हर्षकालीन सभ्यता की बात कर रहे हैं तो बाणभट्ट, जिसका रियल नाम दक्ष था, और ऐसा लगता ना कि कोई जीवनी पढ़ रहे हैं। तो इस चक्कर में उन्होंने क्या, कुछ पात्र ऐसे भी बनाए जो थे ही नहीं। मतलब वो कहीं से थे ही नहीं, एक रियल नहीं थे, जो कैरेक्टर रियल कैरेक्टर नहीं था। तो उन लोगों के बारे में और जो रियल कैरेक्टर थे सबको मिला जुला कर उन्होंने इस उपन्यास की रचना की। उन्होंने इतिहास की नींव पर कल्पना का एक बड़ा ही खूबसूरत महल खड़ा किया है। पात्र ऐतिहासिक हैं जैसे बाणभट्ट, हर्षवर्धन, राजश्री, लेकिन भट्टिनी और निपुणिका, ये पात्र इसमें क्या काल्पनिक पात्र हैं जो थे ही नहीं, जिसका कोई मतलब ही नहीं है कहानी में। लेकिन इनके इर्द गिर्द कहानी को इतना बढ़िया तरीके से घुमाया है कि बहुत अच्छा एक हमारे सामने सार प्रस्तुत किया है उन्होंने। अब कल्पना उसमें जो रंग भरती है, द्विवेदी जी ने ऐसा संतुलन साधा है कि लगता ही नहीं है कि कुछ काल्पनिक पात्र हैं। ऐसा लगता है हमें कि सब पात्र एकदम थे उस जमाने के, उस उसका एक हिस्सा थे और इसी दुनिया में कहीं ना कहीं थे उस समय, जो हर्षकालीन सभ्यता के बारे में बताया गया है। और भाषा का तो क्या ही कहा जाए, उपन्यास की भाषा थोड़ी सी साहित्यिक सांस्कृतिक है और कठिन भी है। हमें समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं तो पूरा माहौल बदल जाता है और हमें ऐसा फील होता है थोड़ा सा बड़ा उपन्यास है, बोरिंग भी लगने लगता है, लेकिन हम उस सभ्यता में पहुंच जाते हैं। यह आधुनिक किताब नहीं है, कोई प्राचीन साहित्य भी नहीं, यह तो संस्कृत से भरी हुई एक भाषा है। और ये पाठक के लिए एक चुनौती हो सकती है ऐसा, लेकिन अगर हम अच्छे से पढ़ें तो ये बहुत अच्छी लैंग्वेज में ये भाषा है। अब हम भाषा की अगर शुरुआत करें तो हम, ये संस्कृत से भरी हुई भाषा है, ये पाठक के लिए एक चुनौती नहीं है, लेकिन ये इसका जादू भी है। जो द्विवेदी चाहते थे कि पाठक सिर्फ कहानी ही ना पढ़े, वह संस्कृत निष्ठ काव्यात्मक भाषा और उस माहौल को रचने की जो एक टूल होता है ना, एक साधन होता है, उस तरीके से उन सब चीज़ों को अपने करीब होता हुआ देखे और इमेजिनेशन से, अपने फ्लैशबैक से ये सब उनको ऐसा लगे कि सब फील हो रहा है उस समय। नामवर सिंह जैसे बड़े आलोचक हैं जो
उन्होंने आधुनिक भारत का राष्ट्रीय रूपक इसको कहा है। तो वह इसकी कहानी की वजह से नहीं, बल्कि पूरी बनावट, इसकी भाषा, इसकी शैली, इसकी वजह, जो कारण है, उसके सबके कारण इस साहित्य की तीर्थ यात्रा जैसा उन्होंने कहा है। वो बोलते हैं कि एक राष्ट्रीय रूपक है, और इसका मतलब यह है कि नामवर सिंह के अनुसार बाण भट्ट की अपने समय में भ्रष्टाचार से लड़ाई असल में आज़ादी के दौर में भारत के सामने जो चुनौतियां आई थी, उसका प्रतीक कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं। और राजनीतिक और सामाजिक रूप से बिखरा हुआ जो आर्यावर्त, जो कि भारत का पुराना नाम है, एक तरह से 1940 के बाद का जो भारत है, उसकी रूपरेखा हम लोगों को समझाता है। चलिए चलिए, तो फिर से 7वीं सदी के समाज को और करीब से देखते हैं, और द्विवेदी जी के उस दौर को बहुत ही यथार्थ चित्रण जो उन्होंने किया है, उसको समझने की एक कोशिश करते हैं। तो एक तरफ तो ये हर्ष का समय, भारत के सांस्कृतिक शिखर का समय था, लेकिन दूसरी तरफ समाज में व्याप्त, कुछ कह सकते हैं, कुछ अजीब सा माहौल जो था, हम द्विवेदी जी के बिना किसी लाग लपेट के उस अंधेरे को दिखाया है, जो उस समय कुछ वैसी बातें भी थी जो नहीं दिखाना था, और केवल भाग्यवाद पे ही टिके रहते थे, लेकिन द्विवेदी जी ने सब दिखाया। तंत्र मंत्र जादू टोना, इन सब का बोलबाला जो उस समय था। और शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात थी समाज में महिलाओं के प्रति नजरिया, क्योंकि महिलाओं की उस समय कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, और महिलाओं को एक तरह से पिछड़ा देखा जाता था, वो जो दौर था। तो उन्होंने महिलाओं के चित्रण को उभारा है, और उनकी एक इम्पोर्टेंस बताई है इस उपन्यास के अंतर्गत, महिलाओं के प्रति नजरिया। क्योंकि वो उनको क्या केवल भोगवादी समझा जाता था, भोगने की वस्तु समझा जाता था, और असलियत उससे भी ज़्यादा कठोर थी। महिलाओं को इंसान कम और एक वस्तु ज़्यादा जाना जाता था। उनका अपहरण करके राजा और सामंतों को बेच देना एक आम बात थी उस समय। समाज में उनके सम्मान का भाव लगभग खत्म ही हो चुका था। उन्हें सिर्फ और सिर्फ वासना की पूर्ति हेतु एक साधन माना जाता था, और महिलाओं के प्रति तो सम्मान बहुत ही कम था। उस समय जो समाज की सबसे बड़ी विडंबना थी, वह तो बड़ा विरोधाभास था, कि क्योंकि हम तो उसी दौर की कला और संस्कृति का स्वर्ण युग के रूप में जानते हैं, है ना। लेकिन जो द्विवेदी जी ने सिक्के का दूसरा पहलू जो बताया है ना, महिलाओं की जो स्थिति बताई है, वह भी इस उपन्यास में चित्रण किया गया है। उस दौर में कला अपने शिखर पे थी। नाट्य, काव्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, हर विधा फल फूल रही थी। समाज में कवियों और कलाकारों का बहुत सम्मान था। राज दरबारों में काव्य गोष्ठियां हुआ करती थी। संगीत और नृत्य के आयोजन आए दिन होते रहते थे। तो एक तरफ समाज का नैतिक पतन जो चल रहा था, वह भी हो रहा था। दूसरी तरफ सांस्कृतिक उत्कृष्टता का माहौल। इसी तनाव और विरोधाभास के बीच में इस उपन्यास की कहानी सांस लेती है। तो इसी सामाजिक माहौल के बीच उपन्यास के पात्र अपनी जगह बनाते हुए प्रतीत होते हैं। सबसे पहले तो आते हैं खुद बाणभट्ट, जिनका नाम दक्ष है। और परंपरा के अनुसार बाणभट्ट की छवि थोड़ी सी अलग और विवादास्पद है इसमें। द्विवेदी जी ने तो उन्हें एक आदर्श नायक की तरह पेश किया है, अपितु वह एक महत्वपूर्ण बात है कि संस्कृत साहित्य के कुछ कथाओं में बाणभट्ट को एक चंचल और कभी कभी थोड़ा सा कैरेक्टरलेस भी बताया गया है। लेकिन द्विवेदी जी ने एक बड़ा उद्देश्य इसी लांछित छवि को तोड़ना था। उन्होंने बाणभट्ट को सिर्फ एक भावुक कवि के रूप में ही नहीं, एक कर्मयोगी, एक संघर्षशील योद्धा के रूप में भी गढ़ा है इस उपन्यास के अंतर्गत। हम बाणभट्ट सिर्फ शब्दों के जादूगर ही नहीं समझेंगे, उनके अन्याय के खिलाफ खड़ा होता भी इस उपन्यास के अंतर्गत बताया गया है। और इसी नायक के जीवन में दो बहुत ही मजबूत महिला पात्र इस उपन्यास के अंतर्गत आती हैं। एक तो भट्टिनी है, और सेकंड है, और बाणभट्ट कहीं ना कहीं दोनों के प्रति आकर्षित होता था। ये आजकल की जो स्टोरी बॉलीवुड और जो टॉलीवुड की तरह स्टोरी नहीं थी। ये जो ट्रायंगल था, जो लव ट्रायंगल, बिल्कुल अलग ही तरीके का था। ये प्रेम की परिभाषा ही अलग थी। इसमें किसी का किसी पे कोई अधिकार नहीं था। समर्पण, त्याग और संयम हर मतलब रिश्ते को बांधे हुए था। और इसे थोड़ा और अगर समझने की कोशिश करें, तो निपुणिका और भट्टिनी के पात्रों में क्या क्या खास है, तो देखिए, निपुणिका जिसे प्यार से न्योनिया भी कहते हैं। न्योनिया क्या मतलब, इसका एक जो बिगड़ा हुआ रूप होता है ना, प्राकृत रूप, तो वो निपुणिका को न्योनिया बोलते हैं। जैसे घर में हम किसी को बोलने लगते हैं ना, एक निकनेम टाइप का हो जाता है, उस टाइप से बोलने लगते हैं। वह छोटी जाति की अभिनेत्री थी, वह एक कलाकार थी, और बाण से एक तरफा प्रेम करती थी, लेकिन उसे कभी जताया नहीं था उसने अपना प्रेम। उसका प्रेम सेवा और त्याग का प्रतीक था।
वह एक परछाई की तरह बाणभट्ट के साथ साथ रहती थी और अंत में उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण तक दे देती है। मतलब इतना उदात्त प्रेम था। और वहीं अगर हम भट्टिनी की बात करें तो उसका किरदार तो और भी रहस्यमयी और प्रभावशाली लगता है। भट्टिनी देवपुर तुमन मिलिंद की कन्या बताई गई और राजकुमारी है। बाणभट्ट जब उसे पहली बार देखते हैं तो उनके सौंदर्य पर नहीं बल्कि उनके पावन व्यक्तित्व पर मुग्ध हो जाते हैं। बाणभट्ट के मन में भट्टिनी के लिए प्रेम से ज्यादा भक्ति का भाव होता है। वह उन्हें एक देवी की तरह पूछते हैं और भट्टिनी भी बाण के प्रति एक गहरा सम्मान और स्नेह रखती है। अगर हम बात करें तो इन तीनों की भावनाओं का एक साथ मौन महासागर है जिसे कोई भी शब्दों में व्यक्त हम कर ही नहीं सकते, हम में इतनी कैपेसिटी है ही नहीं है। और लेकिन जो कैरेक्टर, जो कहानी, इन तीनों के जो कैरेक्टर हैं ना, वो कहानी को बहुत मजबूत बनाते हैं। इन किरदारों को गढ़ने के पीछे द्विवेदी जी का असली मकसद क्या था? क्या है ये सिर्फ बाणभट्ट के चरित्र पर लगे जो दाग धोना चाहते थे? कहीं कहीं हमने जैसे देखा है, बताया ना, बाणभट्ट को कहीं कहीं अच्छा नहीं बताया, या फिर दोनों की कहानी या उनका लव ट्रायंगल को बताना था? ऐसा कुछ नहीं था। हजारी जी ने जो नारी सम्मान की रक्षा का संदेश स्थापित करने के लिए यह उपन्यास का मूल केंद्र रखा। और कमाल की बात यह है कि वे सीधे साधे उपदेश नहीं देते थे। वो बाणभट्ट के मन में भट्टिनी के लिए जो भक्ति मिश्रित प्रेम था ना, वह अपने आप में उस दौर की भोगवादी जो समाज था, क्योंकि नारी को चूंकि एक वस्तु समझा जाता था, उन पर एक करारी टिप्पणी है। मतलब संदेश कहानी के अंतर से ही निकलता है। तो एक बड़ा संदेश तो हुआ नारी सम्मान, जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ। और तो दूसरा बड़ा संदेश विवेक की गणना, विवेक की महत्ता। उपन्यास में एक जगह द्विवेदी जी कहते हैं कि व्यक्ति को सही और गलत का फैसला अपने विवेक बुद्धि से करना चाहिए। तो इस विवेक को लोग, शास्त्र और गुरु तीनों से ऊपर मानते हैं। बाणभट्ट हर मुश्किल घड़ी में किसी और से पूछने की बजाय अपने स्वयं की सुनते हैं, अपने स्वयं से ही बातें करते हैं। जैसा मैं बोलती हूँ ना, आप लोग पूछते हो कि कैसे क्या करना चाहिए, तो उस बीच यही है कि हम खुद जानते हैं हमारा किसमें हित है, किसमें अहित है, इसलिए हमें पहला डिसीजन सेल्फ लेना चाहिए। बाणभट्ट भी यही करते थे और अपने विवेक से सुनकर वह एक मतलब जो एक डिसीजन था उस पर पहुंचते थे। और राष्ट्र के प्रति उनका जो कर्तव्य की बात को लेकर कहें तो तीसरा महत्वपूर्ण संदेश है द्विवेदी जी के लिए, राष्ट्र किसी राजा की जागीर नहीं है। वे कहते हैं कि समाज सुधार का काम सिर्फ राजा पर नहीं छोड़ा जा सकता। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि हर व्यक्ति का, कि वह राष्ट्र को सबसे ऊपर समझे और जब देश पर संकट आए तो एकजुट होकर त्याग और बलिदान के लिए तैयार रहे। जैसा मैं बता रही हूँ ना, इसके अंतर्गत दो स्टोरियां हम कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा 1940 या जो अभी तो जो दौर चला था, उसके सबकी कहानियां हम कहीं ना कहीं इससे मिक्स कर सकते हैं, हर्षकालीन सातवीं सभ्यता से। और हमेशा आर्यवत के उद्धार के लिए बेचैन रहना इसी राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक। आर्यवत जो कि भारत को कहते हैं। उपन्यास की शैली या शिल्प की अगर हम बात करें तो इतना अनूठा बनाती है इसको कि हमने भाषा की बात तो की, लेकिन इसकी बनावट में और क्या खास है? इसकी बनावट में इसकी भाषा की तरह ही जटिल और सुंदर है। जैसी भाषा जटिल है ना, इसमें लंबे लंबे वाक्य तो हैं, पदबंध भी हैं जो इस युग की संस्कृत गद्य शैली को याद दिलाते हैं। क्योंकि अगर आज की खड़ी बोली में लिखते हैं तो कहीं ना कहीं हम इतना कनेक्ट नहीं कर पाते। उस दौरान ऐसी ही भाषा थी, यही तरीका था, इसलिए उसी तरीके से चीजें उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने समझाने की कोशिश की है। और भाषा की जो तकनीक है, वह जब द्विवेदी जी किसी दृश्य का वर्णन करते हैं तो आपकी आंखों के सामने एक तस्वीर, एक तरह से जो इमेजिनेशन होता है ना, आपको वैसा लगता है कि हम उसी जगह बैठे हैं। और उपन्यास हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम सातवीं सदी में एक्चुअली पहुंच चुके होते हैं। जो आजकल 3D चलचित्र चलते हैं ना, उस टाइप से इसमें घटनाएं सीधे एक क्रम में नहीं चलती हैं। कभी बाणभट्ट आज की बात कर रहे होते हैं तो अगले ही पल वो किसी पुरानी याद में हो जाते हैं। मतलब इस टाइप की स्टोरी है, थोड़ा सा समझने में लगता है और ऐसा लगता है जैसे किसी हम डायरी शैली पढ़ रहे हैं, चूंकि है उपन्यास लेकिन ऐसा लगता है हमें। यह बिगड़ा हुआ क्रम ही इसे आत्मकथा का रूप तरह देता है। कभी कभी लगता है कि जीवनी चल रही है, जन्म से मृत्यु तक का एक ही क्रम होता है, लेकिन आत्मकथा में यादें होती हैं और यादें कभी भी किसी भी क्रम में आ सकती हैं। इसलिए आत्मकथात्मक शैली में है। इस शैली की वजह से हम कहानी को बाहर से तो नहीं देखते, लेकिन बाण के मन के अंदर बैठकर महसूस करते हैं। हम उसकी उथल पुथल, उसके डर, उसकी उम्मीदों को सीधे सीधे बाणभट्ट से बहुत गहरा और निजी कनेक्शन पाते हैं। इसके साहित्य के कथ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक आलोचक डॉक्टर जगदीश
की आत्मकथा को गद्य की वही दर्जा देना दिखाता है जो सिर्फ एक उपन्यास नहीं बल्कि अपने आप में एक पूर्णता भी बताता है। यह उपन्यास की कहानी और एक महाकाव्य की गहराई और गरिमा तो अगर हम आज की इस पूरी उपन्यास के अंतर्गत समेटें तो बाणभट्ट की आत्मकथा सिर्फ धूल भरी एक अलमारी में रखी एक पुरानी किताब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये इतिहास, कल्पना, दर्शन और गहरे सामाजिक संदेशों का एक जीता जागता मिश्रण है। और बिल्कुल ही एक ऐसी कृति है जो अतीत की कहानी सुनाते सुनाते हमें वर्तमान के लिए शाश्वत मूल्य दे जाती है। विवेक से जीने का मूल्य, नारी का सम्मान करने का मूल्य, अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य निभाने का मूल्य। यह एक ऐसी किताब है जिसे हर पीढ़ी को पढ़ना चाहिए। आज की इस चर्चा को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और अब मैं इससे संबंधित जो नोट्स हैं वो बहुत जल्द आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँगी, जो हैंड रिटन नोट्स हैं। तो बस हम विराम देते हैं अपनी वाणी को। धन्यवाद।